नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का YST योर स्कूल टीचर पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीजर संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास विधि से कैसे किया जाता है। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि इंटीजर संख्याएँ अक्सर बच्चों को उलझा देती हैं। जब बहुत सारे दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ प्रॉब्लम्स में आती हैं तो अक्सर बच्चे उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमें इंटीजर संख्याओं का बेसिक ही नहीं पता होता है। हम बिना समझे इंटीजर संख्याओं को सवालों को हल करते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझाऊँगा। सबसे पहले हमको बताऊँगा इंटीजर संख्याएँ क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और जो उनके सो बेसिक जो नियम होते हैं, उनको पहले करेंगे। फिर आगे उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखकर उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार हैं आज के चैलेंज के लिए? क्या आज संख्याओं के घरों को तोड़ पाओगे? क्योंकि आज की दोस्तों संख्याएँ जो होने वाली है थोड़ा-सा जटिल होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और आगे शुरू करने से पहले बता दें कि ये हमारा बोर्ड मास विधि का जो हम यहाँ पे दोस्तों जो सीखने लग रहे हैं सरलीकरण बोर्ड मास विधि से, ये उसका दोस्तों 6वां लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, डायरेक्ट दोस्तों 6वें लेक्चर में आए हों, तो आपसे गुजारिश है उनको चला के पहले देख लें, ताकि इस वीडियो को देखने में आपको कोई तकलीफ ना हो। अभी तक दोस्तों आगे शुरू करने से पहले बता दें, हमने अभी तक जो पढ़ा, वो पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स पर आधारित प्रॉब्लम्स थे। आज हम पूर्णांक संख्याओं को लेकर के देखेंगे। तो आइए दोस्तों आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर इंटीजर संख्याएँ होती क्या हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है आज का इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं का बोर्ड मास रूल से सिंप्लीफिकेशन करना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स होती क्या है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ को और ध्यान दिया होगा, हमने पूर्ण संख्या का नाम लिया था क्योंकि हमने 5 लेक्चर तक अभी तक पूर्ण संख्याओं को बारे में पढ़ रहे थे। पूर्ण संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन करना सीख रहे थे। तो आइए पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, फिर हम इंटीजर समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों को मैं एक साथ ही समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को दोस्तों हम कहते हैं होल नंबर्स। वहीं दोस्तों जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसे कहा जाता है इंटीजर्स। अब प्रश्न उठता है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या है? तो दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको आसान भाषा में, तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है, जिससे नाम ही छिपा है, पूर्ण माने पूरी हो, है ना? वे संख्या जो क्या हो, होल माने संपूर्ण हो, है ना? कि संख्या का भाग या हिस्सा ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इसके फैमिली में 0 से लेकर के 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक आते हैं। और दोस्तों जब हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि वे संख्याएँ जो पूर्णता को व्यक्त करती हैं कि संख्या के भाग अथवा हिस्से को नहीं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो क्या डिफरेंस है? हमने बोला कि पूर्ण संख्या भी क्या होती हैं, जो संख्या पूरी तरह से होती हैं, पूर्ण रूप से होती हैं, कि संख्या के भाग अथवा हिस्से को नहीं बताती हैं। वही पूर्णांक भी तो हम वही बोल रहे हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जो पूर्णता को व्यक्त करती है। तो क्या इसमें डिफरेंस हुआ? तो दोस्तों आगे वो समझेंगे। पहले पूर्णांक को ही मैं आपको बता दूँ कि पहले तो किसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोटी है यहाँ पे, है ना? और इस रोटी को खाने के लिए सिर्फ आप ही हो, ठीक है? और आप ने इस पूरी रोटी को खा लिया, है ना? और मैं आपसे पूछूँगा आपने कितनी रोटी खा ली? तो आप बोलोगे 1 रोटी। और 1 रोटी माने क्या? पूरी 1 रोटी खा ली। लेकिन वही दोस्तों जब आप नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं और वहाँ पे आपको, है ना, 1 रोटी में दोस्तों 3 हिस्से करने पड़ते हैं क्योंकि 2 दोस्त आपके और हैं, उन्हें भी देना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अब इसी रोटी के दोस्तों हम यहाँ पे 3 भाग करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों इस 3 भाग को करने के लिए हम इसके बराबर हिस्से करेंगे और हर हिस्से को अब दोस्तों तीनों दोस्तों में बाँटना पड़ेगा। तो सबको कितना-कितना मिलेगा? तो दोस्तों बता दो यहाँ पे हर हिस्सा कितना होगा? जैसे मैं कहूँ आपके घर कोई गेस्ट आया है, ₹10 दे के जाता है और कहता है ना? आप मान लीजिए 2 भाई हो और कहता है कि आप दोनों लोग हाँ, बराबर-बराबर बाँट लेना। तो आप कितना-कितना देते हो? 5-5 कैसे किया? हमने 10 में से 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हम जानते हैं
किसी भी चीज़ को बांटने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है। इस संख्या को दोस्तों अगर 2 या 2 से अधिक लोगों में बांटना हो तो जितने लोगों में बांटना होता है उस संख्या में हम डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों 2 लोगों में बांटना है तो हमने 10 में से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 5, यानी 5 रुपीज़ मिलेंगे दोनों को। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक रोटी को 3 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, एक में दोस्तों 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी आएगा 1/3। यानी जो आपका हर एक हिस्सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हर हिस्सा दोस्तों अपने आप में क्या है, 1/3 है। यह भी अपना 1/3 है, 1/3 है। अब यही दोस्तों आपको चीज़ें मिलेंगी, माने जो तीनों दोस्त हैं हमारे दोस्तों का नाम है ए बी सी, तो ए बी सी को कितने कितने मिलेगा, अब तीनों को बराबर बराबर मिलेगा, कितना, 1/3। तो यही चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि 1 और 1/3 में क्या डिफरेंस है। क्या एक पूर्णांक है, तो दोस्तों एक क्या बता रहा है आपको, पूर्णता को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे एक पूर्णांक हुआ। वही 1/3 पूर्णांक है, तो दोस्तों कहेंगे पूर्णांक नहीं है, क्योंकि एक हमें पूर्णता को व्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि यह एक के किस हिस्से को बता रहे हैं, तीसरा। तो पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो पूर्णता को व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में भी हम वही पाते हैं, जो संख्याएं पूर्ण होती हैं, पूरी तरह से होती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, तो दोस्तों एक डिफरेंस सिर्फ इसमें है, ये देख लेना कि जो पूर्णांक होता है ये दोस्तों आपका ऋण संख्या भी आपको पूर्णांक कही जाती है ना, जबकि पूर्ण संख्या में कोई ऋण संख्या नहीं आएगी, है ना। जबकि हम पूर्णांक की बात करते हैं तो नेगेटिव संख्या जो होती है, यानी ऋणात्मक संख्या, उसको भी दोस्तों हम पूर्णांक के अंदर रखते हैं। क्यों, कैसे है दोस्तों, ऋणात्मक संख्या क्यों यहाँ आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मान लीजिए कि आप दोस्तों किसी से उधार लेते हैं, ठीक, आप दोस्तों किसी से कर्ज लेते हैं 10 रुपये, ठीक। अब अपने 10 रुपये जो कर्ज लिया है, अब 10 रुपये जो कर्ज लिया है कैसी वाली संख्या होने वाली है, नेगेटिव संख्या, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हम कर्ज लेते हैं, जो हम दोस्तों उधार वाली संख्या होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। वही जब हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है ना, धनात्मक संख्या होती हैं। तो यहाँ पे जो हमने 10 रुपया उधार लिया है, तो 10 रुपया उधार लिया है तो क्या लिया है, पूरा लिया है कि आधा लिया है, किस संख्या का मतलब भाग लिया है। तो 10 यहाँ पे हमने पूरा उधार लिया है तो पूरा यहाँ पे है, तो इसको माना जाएगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सिर्फ यही चीज़ें देखनी होती है, वो पूरा है कि नहीं। यदि आप उधार लें मतलब किसी को दे या किसी से ले, है ना, बस वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, उसे हम कह देंगे पूर्णांक। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी से, है ना, 10 रुपये लेते हैं, 5 रुपये लेते हैं, तो वो दोस्तों आपकी होती हैं क्या, नेगेटिव संख्या होती हैं, नेगेटिव रुपीज़ दिखाते हैं, और वे भी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, क्योंकि ये पूर्णता को व्यक्त कर रहे हैं। आपने 5 लिया, पूरी तरह से लिया। लेकिन वहीं आप दोस्तों किसी से मान लीजिए 2.5 रुपये लेते हैं, 2.5 रुपये लेते हैं, ठीक है। जब आप 2.5 रुपये लेंगे तो 2.5 का मतलब आप जानते हैं, 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब होता है आपका दोस्तों क्या, 5 का कौन हिस्सा, दूसरा हिस्सा, 5 का दूसरा हिस्सा हमारा 2.5 कहलाता है। तो 5 का जो दूसरा हिस्सा आपने जो लिया है, तो ये आपने क्या लिया, कर्ज लिया है, ठीक है। तो -5/2 ये आपकी क्या है, ये क्या है, कर्ज वाली संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्णांक होगी, तो दोस्तों यह पूर्णांक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यह संख्या का क्या है, भाग है, 5 का दूसरा हिस्सा को बता रही है। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या वही होंगी जो पूर्णता को व्यक्त करेंगी, चाहे भले ही वह धन हो चाहे ऋण हो। ये हमारी ऋण संख्या है। वही हमने कहा कि जब हम किसी से 10 रुपया उधार लेते हैं तो 10 रुपया क्या था, अपना पूरी तरह से था, पूरा था। 5 क्या था, अपने आप में क्या था, पूरा था। तो -10 और -5 आपका पूर्णांक होगा, जबकि यह हमारा पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बता रहे हैं, हिस्सा को बता रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याएं दोस्तों और पूर्ण संख्या में यही अंतर होता है। पूर्ण संख्या में सिर्फ आपकी कौन आती है, सिर्फ धनात्मक संख्या आती है। वही पूर्णांक में आपको हर तरीके की संख्या आती है। अगर उसको मैं लिखना चाहूँ तो पूर्णांक संख्या में आपको ठीक है, धनात्मक संख्या तो आएंगे ही, उसको पूर्णांक संख्या को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपको बता दें, इसमें तो प्लस संख्या तो आएंगे ही, +1 +2 +3 अप टू प्लस अनंत तक। वही ऋणात्मक संख्या भी इसमें आती है दोस्तों, माइनस अनंत से हम घटते हुए आएंगे तो -3 -2 और -1। इसके अलावा पूर्णांक में दोस्तों एक और संख्या होती है, वो होती है हमारा क्या, 0। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ये सारी संख्याएं मिलकर हमारी पूर्णांक संख्या के फैमिली के अंतर्गत आती हैं, जबकि 0 से लेके
अनंत तक ये हमारी पूर्ण संख्या के भीतर आती है। दोस्तों आगे बता दूं मैं कि इसमें से -1 से लेके मतलब कि माइनस अनंत तक ये सभी जो संख्याएं होती हैं ये हमारी कहलाती हैं क्या, ऋण पूर्णांक। क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं इसे। और वहीं +1 से लेके प्लस अनंत तक ये हमारा कहलाता है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, बचा दोस्तों हमारा जीरो। जीरो के आगे देख पा रहे होंगे, है ना। जीरो एक ऐसा व्यक्ति है न किसी को दिया है न किसी से लिया है। ये दोस्तों न तो किसी को उधार दिया है न किसी से लिया है। इसी को दोस्तों हम कहते हैं, है ना, कौन सा पूर्णांक, है ना, धनात्मक। इसे दोस्तों कहेंगे, सॉरी, इसे हम कहेंगे उदासीन पूर्णांक। यानी शून्य पूर्णांक को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि न तो धन होता है न तो ऋण होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी चीज़ें होती हैं। आप समझ चुके होंगे पूर्णांक संख्याएं का मतलब क्या। एक बार और मैं बता दूं, पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो पूर्णता को व्यक्त करती है, चाहे धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। बस कि संख्या का भाग या हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या 7/2 पूर्णांक है, कहोगे नहीं, क्योंकि ये 7 को दूसरे हिस्सों को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, 100/3 पूर्णांक है, नहीं। चाहे आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, ये पूर्णांक नहीं होंगे। जबकि दोस्तों चाहे -5 पूछूं मैं, है ना, चाहे -5 पूछूं चाहे +5 पूछूं, ये सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्योंकि 5 ऋणात्मक संख्या है लेकिन पूर्ण है। 5 दोस्तों धनात्मक संख्या, ये क्या है, पूर्णता को व्यक्त करती है, इसलिए पूर्णांक है। यहाँ पे दोस्तों भले धन ऋण है लेकिन पूर्णता को व्यक्त नहीं करी, इसलिए पूर्णांक नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। और जबकि पूर्ण संख्या में आपका सिर्फ प्लस दोस्तों 0 से लेके कहाँ तक आता है, प्लस अनंत तक। यानी ये दोस्तों, हाँ, पूर्ण संख्या जो है आपका क्या है, सिर्फ इसके अंदर धनात्मक और 0 आता है। तो आई होप समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों अब हम इस पूर्णांक संख्याओं को बोर्ड मास विधि से, है ना, बोर्ड मास दोस्तों रूल से कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसे सरलीकरण करते हैं, आइए सीखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक प्रॉब्लम्स दूंगा, उन्हें दोस्तों करना है। जब उसे कर लेंगे फिर धीरे धीरे दोस्तों हम नए सवालों को करेंगे, हम ब्रैकेट्स को लेंगे, ब्रैकेट्स उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए सीखते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे इंटीजर्स संख्याओं को पहले उनके बेसिक सवालों को हल करना सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो का मकसद है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो दोस्तों उनको भी आए, है ना। इसलिए सबसे बेसिक सवाल हम पहले ले रहे हैं। इसके बाद थोड़ा से हम सवालों को चेंज करेंगे, कठिन सवालों को बढ़ेंगे। तो आइए एक बार है ना, इनको वार्म अप करते हैं, एक तरह से ट्राई करते हैं सबको। तो सबके को दोस्तों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सभी को स्वयं से एक बार ट्राई देना है, फिर जैसे से जो मैं बताऊंगा आपको देखना है। तो आइए सबसे पहले सवाल को दोस्तों मिलाइएगा आप। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर क्या आ सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे दोस्तों संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सभी संख्याएं दोस्तों यहाँ पे, है ना, सभी दोस्तों यहाँ पे है, सभी संख्याएं धनात्मक हैं। और आप जानते हैं जब, है ना, जब सभी दोस्तों संख्याएं धनात्मक होती हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 3 21। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला का 21। और यहाँ पे, है ना, +21 चूंकि आया है तो प्लस यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा छिपा होता है। और जैसे हम दूसरे सवालों को देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, जो संख्याएं हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे सभी संख्याएं सो आपको ऋणात्मक दिख रही होंगी। और आप जानते हैं जितने भी सो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, उनको भी दोस्तों हम जोड़ते हैं। बस शर्त क्या है, माइनस का साइन लगा के जोड़ते हैं। तो पहले तो माइनस का साइन हमने लगा लिया, क्यों, क्योंकि सभी ऋणात्मक थी। अब सो आँख मूंद के यहाँ पे जोड़ देंगे सभी को। तो 5 3 8 4 12, 12 और 9 21, और एक हो जाएगा सो 22। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा -22। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम्स को। और तो यहाँ पे आपको दे रखा है जिनमें से शुरू की यहाँ पे 3 संख्याएं धनात्मक हैं और बाद की 3 संख्या क्या है, ऋणात्मक है। जरूरी है नहीं होगा कि आपको हमेशा 3 ठो धनात्मक 3 ठो ऋणात्मक, हो सकता है 3 ठो धनात्मक 10 ठो ऋणात्मक, है ना, 15 ठो ऋणात्मक 1 ठो धनात्मक, वो हो सकता है। यहाँ से संयोग से आ चुका है। तो आइए करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जितनी धनात्मक संख्याएं होंगी इसके अनुसार काम करना है, और जितनी ऋणात्मक संख्या होगी इसके अनुसार सोचना है। तो समझ भूल जाओ पहले दोस्तों कि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी आई हुई है, इसको सिर्फ सोचते हैं तो सभी धनात्मक है। इस रूल से सभी को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 3 2 5 3 8। अब हुआ सो ठीक है, ये सभी ऋणात्मक संख्या हमने आपको बताया जितनी ऋणात्मक संख्या होती हैं
उनको हम क्या करते हैं, उनको भी इसको जोड़ते हैं, बस साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। तो इनको भूल के दोस्तों यहाँ पे देखो तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस का पहले साइन लगा देंगे, उसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6 -6। अब दोस्तों आपका बचा एक धनात्मक संख्या और एक ऋण संख्या। जैसे यहाँ पे +8 के आगे दोस्तों क्या छिपा हुआ है, +8, ठीक है। 8 के आगे दोस्तों प्लस छिपा हुआ है और 6 के आगे क्या है, माइनस। यानी यहाँ पे एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। और आप जानते हैं जब एक धनात्मक संख्या होती है और एक ऋणात्मक संख्या होती है तो सदैव क्या होती है, घटती है। याद रखना, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या सदैव क्या होती है, घटती है, ठीक है। और दोस्तों किस में से घटाते हैं, रूल क्या कहता है, जो बड़ी होती है उसमें से घटती है। तो 8 यहाँ पे बड़ा है दोस्तों, और 8 में से दोस्तों 6 घट जाएगा, बचेगा 2। और साइन किसका लगाते हैं, हमेशा बड़ी वाले का लगाते हैं। 8 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे +2 लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं प्लस हमारा छिपा हुआ होता है तो आप लगाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं भी दिख रही होंगी और कुछ धनात्मक भी, लेकिन इन्हें करना कैसे है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों अव्यवस्थित रूप में आई हुई है। यहाँ पे क्या था, व्यवस्थित थी, सभी धनात्मक संख्या एक साथ आई थी, सभी ऋणात्मक संख्या एक साथ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या एकता नहीं है, इनके में बिखरी हुई है। तो हम इन क्या करेंगे, एकता लाएंगे। एकता लाने का मतलब जितनी आपको धनात्मक संख्या हो उनको पास ला के आना है और जितनी ऋणात्मक संख्या उनको दोस्तों एक साथ लेके आना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गलती के चांस थोड़ा कम रहता है। हालांकि आप यहाँ गलती नहीं होगी क्योंकि कम संख्या है, छोटी छोटी संख्या हमने जानबूझ के लिया है। लेकिन वही जो संख्या है दोस्तों आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, आप वहाँ गलती कर देंगे। इसलिए यहाँ पे आपको नियम पहले सीखना है। जितनी भी धनात्मक संख्या आई हुई है उनको पहले एक साथ लेके चलो। एक साथ हमने लाया दोस्तों 3, और 3 का दोस्त कौन बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा, और 1 का दोस्त बनेगा +9, हो गया। और बाकी जितनी ऋणात्मक है यहाँ पे देख पा रहे होंगे -5 और -5 और हुआ -1, ठीक। अब सो जितनी धनात्मक संख्या एक साथ हुई उनको एक साथ जोड़ दो और जितनी ऋणात्मक उनको एक साथ जोड़ दो। नियम क्या कहता है, प्लस लगाकर जोड़ते हैं धनात्मक संख्याओं को। तो 9 1 10 3 13, और ऋणात्मक संख्या को दोस्तों ऋण का साइन लगा के जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 5 5 10 1 11। उत्तर आ जाएगा दोस्तों, एक धन हुआ है एक ऋण, और जानते हैं एक धन एक ऋण हमेशा घटता है। 13 में से 11 बचेगा, है ना। तो साइन लगेगा सो बड़ी वाले का, तो 13 का साइन है प्लस, यहाँ पे सो प्लस लगाएंगे, प्लस छिपा हुआ होता है। ओके, यहाँ बढ़ते हैं। सो एक धनात्मक संख्या है +19 और एक ऋणात्मक संख्या है -103। क्या होगा, घटेगा, किसमें से घटाएंगे, बड़ी वाली में से। तो 203 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, सो कैरी देगा। घटाने का नियम जानते हैं, इकाई में से सो इकाई घटता है, दहाई में से दहाई घटता है और सैकड़े में से सैकड़ा। हालांकि यहाँ पे सैकड़ा अंक नहीं है, बाकी पहले सो 2 अंक को घटाते हैं। यहाँ पे इकाई सो इकाई का अंक यहाँ पे 3, यहाँ पे इकाई का 9, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 3 मांगेगा, 0 से कैरी कर्जा, तो 0 नहीं दे पाएगा, है ना। 0 खुद सो भिखारी है। अब 0 मांगे किससे, 1 से, 1 जो सो इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 इसको देगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 हो जाएगा सो 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका यहाँ कितना, 9, 9 में से दोस्तों 1 जाएगा, हो जाएगा कहना 8। उत्तर कितना आएगा, क्या 84 आएगा, नहीं। हमने आपको बताया जो दोस्तों जिसमें से घटाते हैं यानी जो बड़ी होती है, ऐसे सोचना है जो बड़ी होगी उसी का साइन लगाएंगे। 103 दोस्तों बड़ी है, उसको इज्जत देंगे। होता है ना घरों में, हम घरों में इसको किसको इज्जत देते हैं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, है ना। पापा को ज़्यादा इज्जत मिलती है ना। तो यहाँ पे 103 का साइन क्या है, बड़ा है ना, सॉरी, यहाँ से 103 क्या है, बड़ा है, इसलिए उसका इज्जत देंगे, यानी लगाएंगे कितना, -84। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84। बढ़ते हैं सो नेक्स्ट प्रश्न को, स्वयं से यहाँ पे सो ट्राई देना है आपको। पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक धनात्मक संख्या सदैव घटती है, घटते आते हैं किसमें, सो बड़ी में से। बड़ा है सो 185, यहाँ पे घटेगा सो 5 में से, इकाई में से घटाएंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ से, ठीक है। इकाई इकाई में से घटेगा, दहाई दहाई सैकड़े सैकड़े, सो 5 में से 2 जाएगा, आपका बचा कितना, 3। 8 में से सो 0 जाएगा, बचाएगा 8, वैसे 1 में से 1 जाएगा, सो बचा 0, ठीक है। 0 को अलग लिखते नहीं है, ठीक है। अब सो साइन किसका लगाएंगे, हमने बताया कि बड़ी संख्या को इज्जत देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन लगने वाला है। ओके, अब सो बढ़ते हैं क्या 7वें सवाल की ओर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, ब्रैकेट आया हुआ है, और ब्रैकेट यानी जिसको हम जिसे नाम देते हैं संख्याओं का घर, है ना। छोटा सा दोस्तों घर है ना। आइए इसे खत्म करते हैं पहले घर को। और दोस्तों घरों को तोड़ने के लिए नियम आप जानते हो दोस्तों, किसी भी ब्रैकेट से पहले हम तोड़ने से पहले ये देखते हैं कि उसके पहले का जो साइन है ना, धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर दोस्तों धनात्मक हो तो अंदर कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3, जैसे इसको, है ना, जब इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो बचेगा कितना, -5, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जानते हैं ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाते समय अंदर जो भी संख्या जिस चिन्ह के साथ रहती है जो का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5 का चिन्ह दोस्तों माइनस था, हमने -5 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे किसमें से, एक धन संख्या एक ऋण संख्या, घटाएंगे बड़ी में से, और 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा आपको कितना, 2।
और ऋण का दोस्तों साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी क्या है 5 है, तो यहाँ पे जो है -2। उसी प्रकार से इसे सोल्व करते हैं। सो पहले ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ पे देख पा लेंगे इसके ब्रैकेट से प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे प्लस आया हुआ है, यहाँ पे सो तो है ही कुछ नहीं ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा सो -2 + 6। अब यहाँ पे देख पा लेंगे 2 ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक, तो जितनी ऋणात्मक संख्या है उनको एक साथ जोड़ते हैं। आइए जोड़ते हैं, -10 हो जाएगा +6। अब बचा एक ऋण एक धन, हमेशा से घटता है एक धन और ऋण, तो किसमें से घटाते हैं भाई, बड़ी संख्या में से, बड़ा है 10 में से 6 जाएगा 4, और ये दोस्तों बड़ी संख्या को अनुसार देंगे यानी माइनस का साइन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं सवाल की ओर, तो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस है बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा -5 + 2, यहाँ पे प्लस प्लस है ना, अंदर जो भी होगा जो कहते हैं दोस्तों होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऋण संख्या है और 2 धनात्मक संख्या है, तो एक ऋण संख्या है उसे लिख लेंगे अलग, और जितनी दोस्तों धनात्मक संख्या उसे जोड़ लेंगे, तो 7 और 2 हो जाएगा मिलकर कितना 9। अब दोस्तों बन गया एक ऋण संख्या और एक धन संख्या। कहने का मतलब जब बहुत सारे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या एक साथ आ जाती हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि उनको बदल करके एक संख्या में लाना, अर्थात एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त करना। हालांकि ऋणात्मक संख्या सिर्फ एक थी, हमने जो का त्यों लिख दिया, और धनात्मक संख्या 2 थी, उनको जोड़कर एक बना दिया। अब उसमें एक ऋण और एक धन हमेशा घटता है, बड़ी में से घटता है, 9 में से 5 जाएगा 4, और चिन्ह भी दोस्तों बड़ी वाले का ही लगाते हैं, तो यहाँ पे रहेगा 9 के अनुसार +4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट से पहले दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर आएगा दोस्तों -20, यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बचेगा -65, और यहाँ पे भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे -2 से पहले प्लस का साइन है, जो ज्यों कहते हैं दोस्तों भीतर जो रहेगा ज्यों का त्यों। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे बचेगा कितना, नहीं ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, वही करेंगे है ना, दोस्ती लगाएंगे, दोस्ती बनाएंगे यहाँ पे है ना, जितनी धनात्मक संख्या उनको एक साथ लेंगे और जितनी ऋणात्मक संख्या उनके एक साथ, ठीक है। तो आइए करते हैं यहाँ पे, तो 38 का दोस्तों बनेगा दोस्त कौन, +9, बाकी जो है -20, -65 और -2। इसी दोस्तों आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 38 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 2 40, 7 47, और उसको ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितना होगा, सो 2 और 5 7, और 7 0 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 4 यहाँ से जोड़ेंगे कितना 6 और 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 87। अब क्या बन गया आपका दोस्तों बन गया एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, 47 प्लस है और 87 से ऋण है, इसे दोस्तों क्या करेंगे घटाएंगे, और किस में से घटाते हैं, बड़ी में से, तो 87 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 0, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी बचेगा सो -40। क्यों, क्योंकि सो बड़ी संख्या को हम साइन लगाते हैं, 87 का सो साइन है माइनस, यहाँ पे सो बड़ी के अनुसार माइनस का साइन आएगा। एक सवाल दोस्तों और है, बना के देखते हैं, फिर आगे और कुछ बेसिक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद हम है ना ब्रैकेट वाली सवाल को लेंगे। तो आइए थोड़ा से है ना करते हैं इसे, तो वही दोस्तों है, इसी के अनुसार है, खुद से ट्राई करना। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको है ना मिला देता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका -18, फिर ब्रैकेट हटाएंगे दोस्तों, और ब्रैकेट के पहले देख पा रहे होंगे माइनस का साइन हुआ है। अब जानते हैं अगर ब्रैकेट से पहले दोस्तों माइनस का साइन हो तो अंदर की चीज़ें क्या होती है, बदल जाती हैं, ऋण वाली धन बन जाती है और धन वाली ऋण बन जाती है। तो यहाँ पे माइनस दोस्तों -25 + 25 से परिवर्तित हो जाएगा, छोटा यहाँ पे सो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सो है ना बड़े कोष्ठक की ओर, तो बड़े कोष्ठक के भीतर से एक छोटा सा कोष्ठक आया है, उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, और उसके पहले सो प्लस का साइन है ना, तो ज्यों कहते हैं दोस्तों लिख देंगे कितना -26। आगे बढ़ते हैं एक लाइन और, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो अंदर दे रखा है सो -32, और -18 से जो ब्रैकेट में आया उसके पहले का साइन जो है माइनस, जैसे सो ब्रैकेट हटेगा या -18 + 18 में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, एक लाइन से और मैं आपको बढ़ाऊँ तो यहाँ पे होगा बड़े कोष्ठक में भीतर सो है ना एक साइन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सो 25 में से 18 बचेगा, सो बचेगा कितना 7, किसका साइन लगाएंगे सो, ठीक है प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि सो 25 का जो साइन है प्लस है। ओके, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या जो है ऋणात्मक है, यानी आपका कितना आने वाला है दोस्तों, आपके भीतर आएगा 19 और 20 और 19 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा सो कितना 30 9 39। ओके, शायद दोस्तों आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन तोड़ सकते हो है ना, चलिए मैं अभी रहने देता हूँ है ना, आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखो 32 और 18 को देखो,
अंदर से एक माइनस संख्या एक धनात्मक संख्या है, घटेगी, किस में से घटाएंगे 132 में से, बड़ी है 32, तो इकाई में से 2 घटाएंगे, 2 में से 8 नहीं जाएगा, कई जगह 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका कितना 2, ओके, 2 में से 1 जाएगा, सो 1, तो किसका साइन लगाएंगे माइनस का, 32 के अनुसार बड़ा है तो। अब उसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे, लास्ट में तो बचेगा आपका कितना, ब्रैकेट से प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा -39, यहाँ से ब्रैकेट से माइनस साइन है, इससे ब्रैकेट हटेगा, दोस्तों अंदर जो हो जाएगा -14 प्लस में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, आप सो जितनी धनात्मक संख्या उनको एक साथ लेकर जोड़ दो, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 14 7 200 का कितना हो जाएगा 21, 14 7 कितना हो जाएगा 21 और -39 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, माइनस का साइन लगा घटाएंगे, क्योंकि 39 का साइन हमारा क्या है, 39 माइनस है, क्योंकि 39 बड़ी है। घटाते हैं, 9 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा कितना 8 और सो 3 में से 2 जाएगा 1। तो दोस्तों ये रहा हमारा बेसिक प्रश्न। मैं सोचना कुछ और 4-5 बेसिक प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े से अच्छी सवालों करेंगे। तो आइए कुछ और यहाँ पे बेसिक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अलग है, आइए इनको करके देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि +2 मल्टीप्लाई बाई +3 दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो रूल जो लगने वाला है, यहाँ पे उसको पहले बता देता हूँ मैं छोटा सा। ये दोस्तों आपको बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, +a है गुना +b है, ठीक, और दूसरा केस दोस्तों क्या आ सकता है, -a गुना -b। उसी प्रकार से आपको दे सकता है +a गुणे -b, या फिर दे सकता है -a गुणे +b। ये दोस्तों 4 केस दे सकती है, ठीक है। देखो प्लस दोनों अगर धनात्मक संख्याएं हो तो दोस्तों जो उत्तर आएगा, है ना, संख्याओं का गुणा कर देंगे और जो दोस्तों उत्तर आएगा प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा, यानी दोस्तों आएगा +ab, ओके। उसी प्रकार से दोनों अगर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो दोस्तों इसका भी उत्तर आपका धनात्मक ही आता है, यानी आएगा आपका ab +ab, ओके। लेकिन क्या हो, जब एक धन हो एक ऋण हो, एक ऋण और एक धन हो, तो दोस्तों दोनों केस में आपका आता है क्या -ab, और यहाँ भी दोस्तों आएगा कितना -ab। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दो केसेस में हमारा धनात्मक आता है और 2 केस में हमारा ऋण आता है। कब धनात्मक आता है, जब दोनों साइन समान समान हो, मतलब दोनों प्लस प्लस हो तो धनात्मक आता है, दोनों ऋण ऋण हो तो धनात्मक आता है। लेकिन एक धन हो एक ऋण हो, यानी असमान साइन का सो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऋण आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है कि मान लीजिए एक संख्या सो a है, क्या है a है, और मान लीजिए क्या है +a है, ठीक, और +a में सो 0 से हमें क्या करें मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आता है 0 आता है। जैसे सो अगर मैं कहूँ 8 में सो 0 से गुणा करो तो आपको क्या आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से ध्यान रखना है, अगर -a का सो 0 -a में सो 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। कहने का मतलब याद रखना, -7 × 0 तभी हमारा क्या आएगा 0 आएगा, -100 × 0 तभी हमारा क्या आता है 0 ही आता है। तो ये दोस्तों ये बातें याद रखनी है। तो उन्हीं का दोस्तों यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं, तो आइए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सो क्या होगा प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, हालांकि प्लस का लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कितना आएगा, दोनों दोस्तों माइनस माइनस है, हमने आपको बताया है ना, जब दोनों माइनस माइनस हो तो वहाँ पे भी क्या आता है प्लस आता है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना आने वाला है सो एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पे भी आपका कितना आने वाला है प्लस माइनस में माइनस आएगा -6, और यहाँ पे सो देख पा रहे हैं कि माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 संख्या है, 4 गुणे -3 गुणे 6, तो आपको क्या करना है, देखो 4 का 100 है ना, +4 का 100 गुणा -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस का जो सो प्लस में करते हैं, माइनस का 100 प्लस में करते हैं तो हमारा क्या आता है माइनस आता है, तो ओवरऑल 100 आएगा आपका कितना माइनस, है ना। ऐसे भी छोड़ सकते हैं 100, 4 का हमने 100 पढ़ा, 4 का 100 3 में तो आएगा कितना 4 3 12, +4 -4 -12, फिर -12 का फिर करेंगे कितने +6 में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -72, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का गुणा 100 है ना, +3 में करना है तो प्लस माइनस पहले चिन्हों का करते हैं, याद रखना गुणा करते समय सो पहले चिन्हों का करते हैं, तो माइनस गुणा +3 में करेंगे तो प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, फिर उस माइनस -11 अंक में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल प्लस। अब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 7 लिख 21, है ना, 21 का सो गुणा कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे कर ले सकते हैं, है ना,
क्या करते हैं, 11 3 33, ठीक है, 11 33 और 33 में दोस्तों है ना, हम 11 से 7 से गुणा कर लेते हैं, है ना, 11 33 और 33 से 7 से करेंगे, 7 लिखे 21 के 1 और 7 लिखे कई 2 23, इस तरह से आपका आ जाएगा कितना, 231। ओके, अब से यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था वही वाला कॉन्सेप्ट कि कोई भी दोस्तों ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसे तो जीरो से गुणा करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पे से देखो 5 का भले हम कर लें -8 में तो हो जाएगा 300, है ना, 5 31 300 -300, लेकिन उससे जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाने वाला है, जीरो। तो डायरेक्ट दोस्तों आपको सोचना है कि दोस्तों बहुत सारी जो संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हो, अगर उसमें से जीरो आया हो तो सबको क्या कर देता है, अपने ही जैसा क्या बनाता है, लड्डू बना देता है, ध्यान रखना। अब अगर दोस्तों भाग की ओर, भाग का दोस्तों मैं उसी तरह से बता दूं, है ना, उन नियमों को, है ना, इनको दोस्तों नोट कर लेना। आइए दोस्तों पहले भाग के छोटे मोटे जो कुछ नियम है उन्हें मैं बता देता हूँ। भाग का नियम दोस्तों क्या है, जैसे याद रखना, नोट में सो इसे याद रखना क्या, कि अगर मान लीजिए माइनस, मान लीजिए प्लस ए है, ठीक है, प्लस ए डिवाइड बाई दोस्तों प्लस बी है, तो इसका सो ओवरऑल आता है प्लस ए बटा बी। वही दोस्तों माइनस ए है डिवाइड बाई माइनस बी है, तो इसका क्या आता है, इसका भी दोस्तों आता है क्या, प्लस ए बटा बी। कहने का मतलब जब इसे लिखेंगे दोस्तों माइनस ए बटा माइनस बी, तो दोस्तों ये माइनस माइनस आपस में दोस्तों क्या होते हैं, प्लस बदल जाते हैं, यानी प्लस ए बटा बी आता है उत्तर। तीसरा नोट दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर एक ए दोस्तों प्लस मान लीजिए है और जो सो बी है वो हमारा क्या है, ऋण है, तो इसका जो सो आता है आपका आता है माइनस ए बटा बी, यानी प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं गुणा में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद चौथे की बात करें तो याद रखना है माइनस ए डिवाइड बाई प्लस बी, तो इसका दोस्तों जो आने वाला है वो आएगा आपका कितना, एक दोस्तों माइनस है और एक यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बटा बी। ओके, अब एक और दोस्तों छोटा सा याद रखेंगे नियम कि मान लीजिए सो एक है माइनस ए और उसे सो डिवाइड करना है, डिवाइड बाई सो जीरो है, ठीक है, या फिर जीरो है उसको सो डिवाइड करना है मान लीजिए माइनस ए से। तो ध्यान रखना है सो, है ना, माइनस हो चाहे प्लस हो, सो जीरो से उसको डिवाइड करते हैं तो उसका सो मान जो आता है वो, है ना, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, है ना, ठीक है, यानी माइनस अनंत आता, सॉरी अनंत आता है, यानी इसको परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है दोस्तों। जबकि किसी भी संख्या में जब किसी भी संख्या से जैसे जीरो में, याद रखना जब जीरो में सो किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे एग्जाम्पल को लो तो जैसे जीरो अगर भागे सो मान लीजिए आ गया -2, जीरो भागे आ गया क्या, -2, तो इसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, याद रखना, है ना। तो जीरो में चाहे आप धन संख्या से भाग दे चाहे ऋण संख्या से भाग दे आपका जीरो आएगा, लेकिन इसको जीरो का जब किसी संख्या में चाहे धन हो चाहे ऋण हो उसमें जब भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित। आइए सो इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक +8 है भागे -8 है, तो सो एक प्लस और माइनस ये वाला कॉम्बिनेशन सो लगेगा, +8 -8 ये समझ लेना। तो इसको क्या आता है ओवरऑल माइनस, इसे लिखेंगे इसको -8 बटा 8, तो काटेंगे तो आएगा आपको कितना, -1। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे सो -152 और -152, देखो माइनस ए कहाँ गए दे, देखो माइनस ए डिवाइड बाई माइनस बी क्या आता है ओवरऑल, प्लस ए बटा बी, सो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस रहता है, यहाँ पे सो आपका हो जाएगा प्लस 152 बटा 19, उसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 19 बटे 152। उसी प्रकार से एक ऋण हो और एक धन हो, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ऋण है सो एक धन है, यहाँ पे माइनस ए डिवाइड बाई प्लस बी, तो यहाँ पे ओवरऑल सो आने वाला है माइनस, सो कितना आएगा आपका -35 बटा क्या है 7 है, यहाँ सो प्लस माइनस 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 हो जाएगा कितना 5। उसी प्रकार से जीरो में है ना डिवाइड, जीरो में सो डिवाइड करना कितना 151 से, तो आपका क्या आएगा उत्तर सो आएगा आपका क्या है जीरो। किसी भी जैसे जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर, है ना, तो किसी भी संख्या में जैसे जीरो में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पे सो आपका आएगा जीरो और यहाँ पर जो उत्तर आएगा सो क्या होगा, है ना, इनफाइनाइट, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं जब जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका जो उत्तर कोई नहीं उत्तर मिलता है, वह अपरिभाषित कहलाता है। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने जो आज दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इसी को हम अप्लाई करेंगे, है ना।
अच्छे और जटिल प्रश्नों की ओर। साथ में दोस्तों हम वहाँ पे आपको दशमलव संख्याओं को, है ना, दशमलव संख्याओं को दोस्तों कैसे दशमलव संख्याओं को कैसे सरलीकरण किया जाता है, कैसे बोर्ड मास विधि से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, वहाँ पे दोस्तों हम सीखेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए दोस्तों बस रहने देते हैं यहीं, है ना, क्योंकि दोस्तों हाँ, ठीक है, आज ने दोस्तों जो आप सीखा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको आगे हाँ, काम में आने वाली है। तो रहने दें बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।